जी, अब ये चीज़ें हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। ये कुछ एब्रीवेशंस दी हुई हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। ये मैं इन्हें पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये सिर्फ याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको आती हैं, जैसे सीबीआर बोर्ड क्या होता है, एफबीआर, एलटीओ, आरटीओ, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। एमटीयू क्या होता है, ये सारी चीज़ें अक्सर आपने पढ़ी होंगी। लेकिन ये ना आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज़ कर लेनी है, ताकि आपकी अगर कोई एब्रीवेशन आ जाती है ना तो कोई स्किप ना हो। जितनी भी तीनों टैक्स है ना, तीनों टैक्स में जितनी भी एब्रीवेशन हैं वो सारी इधर इकट्ठी कर दी गई हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, और यहाँ उसने लिखा है जो बोल्ड किए गए हैं ना वो ज़्यादा अहम है, जैसे ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सेक्शन ज़्यादा अहम है। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देखते रहना। वो वकास ने एक फ़ाइल भी भेजी थी ग्रुप में, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको भी देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ सेल टैक्स के बारे में, इसके इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ स्केड्यूल्स हैं, इनके नाम हैं, ये भी आप देख लेना एक बार, एक नज़र, ठीक है। हाँ, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये सारी फिगर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर। लेकिन ये है कि अभी शुरू में ना इन्हें देख लेना, पहले इनकम टैक्स को समझ लो और फिर इन चीज़ों को आप देखना, ठीक है। तो ये भी एक बार आप देख लेना, जिस तरह सेल टैक्स में आपको दिखाए थे ना कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स थे, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है ना। जब आप इनकम टैक्स पढ़ चुको तो फिर ये पढ़ना, अभी ज़्यादा एडवांस ना बनना है। हाँ, वो जो एब्रीवेशंस हैं वो उससे देखना बेशक शुरू कर दो। हाँ, तो अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। आवाज़ ना आए तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है, साथ साथ जो है ना। अब इकरा, आपको आवाज़ आ रही है? अब इकरा जी, आवाज़ आ रही है आपको? आपके इशू आ रहा था ना। हेलो, अच्छा, सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, कि कितने सोर्स हैं इनकम के, ठीक है ना। तो वो 5 सोर्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर एक पर्सन है वो किसी जगह जॉब करता है तो उसकी इनकम सैलरी से जो इनकम जनरेट होती होगी वो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है और वो उसे रेंट पे देता है तो उससे जो इनकम जनरेट होती होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस का ये मतलब है अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे इनकम या प्रॉफिट जो भी जनरेट हो रहा है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में इंक्लूड होती होगी। फिर उसके बाद होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अगर कोई आपके पास कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट कौन कौन से हैं वो भी हम इस सेक्शन में जाके पढ़ेंगे। तो 37, सेक्शन 37 में कि कौन कौन से कैपिटल एसेट हैं कि जिन एसेट को बेचने की वजह से कैपिटल गेन हुआ है। यानी एक चीज़ 100 रुपए की थी, आपने 120 की उसे बेची, तो 20 रुपए जो है, 100 की आपने ख़रीदी थी, 120 की बेची, तो जो 20 है वो आपका कैपिटल गेन हुआ है। तो उस कैपिटल गेन पे भी टैक्स होता है, वो इनकम में इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ इसको भी हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन। फिर आगे जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब ऐसी इनकम जो इन चारों में कहीं भी नहीं आ रही, वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है। फिर एंड में ये किया जाता है कि सारे जितनी भी इनकम्स हैं ना उन सबको ऐड करके हम अपनी टोटल इनकम बनाते हैं। इन सबको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद टोटल इनकम बन जाती है। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जो इस कैटेगरी में एक पर्सन फॉल करता हो। अगर एक पर्सन जॉब करता है, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी तो आएगी, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे वो, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जो रेंट पे दी हो, उसका बिजनेस भी नहीं है, कोई कैपिटल गेन भी नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं होता, तो उसकी जो टोटल इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी वाली ही अमाउंट टोटल इनकम होगी। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो उसकी कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। जितने भी उसके सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो इन्हीं हेड्स में हम डालते जाएंगे और एंड में जाके हम टोटल इनकम बना देंगे। क्लियर? क्लियर है? हाँ, साथ साथ मुझे बताते जाना, क्योंकि आज जो है ना हमने पूरा दिन पढ़ना है, तो
थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेके, मैं बहुत तेज़ी में नहीं पढ़ाऊँगा कि चीज़ें आपको याद ही ना हो, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा समझा के। तो ये 5, जब भी कोई आपसे पूछे, इंटरव्यू में भी कोई पूछे कि हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, तो वो 5 हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरतीब भी आपको याद हो जाएगी और इसी तरतीब से आपने याद करना है। हम एक एक करके पढ़ेंगे ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल, ये सारे तरतीब से पढ़ेंगे और इनमें जितनी डिटेल्स है ना वो फिर मैं आपको सारी याद करवाऊँगा, ठीक है ना। सबसे जो लेंथी है इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सबसे लेंथी है। बाकी छोटे मोटे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस थोड़ा सा लेंथी है, कैपिटल गेन छोटा सा है, अदर सोर्स भी छोटा सा है। यानी सैलरी और उसके बाद बिजनेस वाला ये थोड़ा सा लेंथी है, बाकी छोटे छोटे हैं नन्हे मुन्ने से। तो इसको सबको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था जितनी भी इनकम्स होती हैं ना यहाँ से, अब हम पढ़ रहे हैं टैक्स के लिहाज से, कि टैक्स के लिहाज से जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जितनी आएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनमें सारी ऐड, और नीचे जो टोटल बनेगा ना वो टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम, ठीक है। अब एक फार्मूला जो यूज़ होता है कि कितनी कितनी इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ इनकम टैक्स पढ़ाने से, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको दूसरी फ़ाइल में ले जाता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़ाइल, एक मिनट, ये फ़ाइल आपको शो हो रही होगी, पीडीएफ वाली, हो रही है ना, हो रही है ना, हाँ। अच्छा, अब मैं ये फार्मूला जो है ये पहले बता देता हूँ ताकि आप जो है ना इसी फार्मूले के बेस पे पूरा इनकम टैक्स आपने समझना है। ये मैंने इधर लिख दिया था, वो अगले पेजेस पे है, उसकी तस्वीर नहीं भेज सका, लेकिन ये अब वो जो 5 हेड थे ना, 5 हेड में से जितनी भी इनकम होगी, अगर कोई पर्सन पांचों में फॉल कर रहा है तो पांचों पांचों सोर्स से उसको इनकम आ रही होगी, तो वो टोटल इनकम बनेगी, जितनी भी इनकम उसकी बनी, ठीक है ना। अब कोई एक में फॉल कर रहा है, कोई 2 में, 3 में या सब में, वो टोटल टोटल करेंगे तो टोटल इनकम बन जाएगी, ठीक है ना। फिर उस टोटल इनकम में से हम डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करते हैं। अब ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, ये अभी डिटेल में आ जाएगा थोड़ी देर में। डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करते हैं और उसके बाद जो फिगर निकल के आती है वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। अब टैक्सेबल इनकम मतलब एक ऐसी इनकम है कि जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इसमें से हम डिडक्ट करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, इनकी डिटेल आएगी, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना, वो हम लेस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने कहीं ज़कात दी है, ज़कात एंड उश्र ऑर्डिनेंस के तहत अगर ज़कात दी है, तो जो ज़कात की अमाउंट है वो यहाँ से टोटल इनकम से लेस की जा सकती है। अगर आपने घर के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन पे कोई मार्कअप दे रहे हैं, ठीक है ना, और घर की मेंटेनेंस के लिए यानी हाउस लोन कोई लिया है और उसके ऊपर मार्कअप दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी इधर लेस किया जा सकता है। एक और भी मिसाल है, अगर बच्चों की फ़ीसें पे कर रहे हैं तो वो भी इधर से लेस किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो इधर से लेस की जा सकती हैं, ये अभी डिटेल में भी दोबारा आ जाएंगे। तो टोटल इनकम से ये 3 अगर चीज़ें आपने खर्चे किए हैं तो वो करेंगे लेस, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो होगी टैक्सेबल इनकम। अब जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर रेट लगेगा, और रेट कैसे लगेगा, मैंने सेल टैक्स में नहीं, सेल टैक्स में नहीं, मैंने मेरे ख्याल में टैक्स रेट जब पढ़ाए थे ना आपको, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, 6 लाख से 12 है तो फिर कितना होगा, इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हर जो है ना स्लैब्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, उसमें रेट मुख्तलिफ है। तो जितना भी अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम होगी तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 6 लाख से ज़्यादा होगी तो जितना % टैक्स लगेगा उस रेट से हम टैक्स लगाएंगे। फिर जब टैक्स लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगी अमाउंट ऑफ टैक्स, कि ये टैक्स की अमाउंट है। फिर उस टैक्स की अमाउंट में से टैक्स क्रेडिट को हम लेस करेंगे। अब टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसके ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है, ये डिटेल में हम समझेंगे इस बुक में, ठीक है ना। टैक्स क्रेडिट को हम लेस करेंगे और फिर उसके बाद ये अमाउंट हमारी निकल के आएगी टैक्स पेएबल, के ये हमने टैक्स पे करना है। हमारी टोटल इनकम बनी थी, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस जो 3 तरह के हैं वो हम लेस करेंगे। फिर आएगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, जो भी रेट होगा, जिस
इनकम में जिस ब्रैकेट में ये टैक्सेबल इनकम फॉल कर रही होगी उसी के मुताबिक रेट होगा, और रेट लगाएंगे, फिर हमारे पास अमाउंट आएगी, अमाउंट ऑफ टैक्स के ये अमाउंट हमने पे करनी है, नहीं अमाउंट ऑफ टैक्स है फ़िलहाल, फिर उसमें से हम टैक्स क्रेडिट को लेस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी वो टैक्स पेएबल होगी कि ये जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पे अब 20,000 है, अब ये 20,000 हमने FBR में जमा कराना होगा। तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, इन टैक्स पेएबल मालूम करने का, टैक्स लाइबिलिटी मालूम करने का। जिस तरह सेल टैक्स में हम टैक्स लाइबिलिटी मालूम करते थे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और टैक्स लाइबिलिटी हम मालूम कर लेते थे, तो यहाँ पे तरीक़ाकार ज़रा डिफरेंट है, ठीक है ना। उससे वो सेल टैक्स का था और ये है इनकम टैक्स की टैक्स लाइबिलिटी मालूम करने का तरीक़ाकार। ये एक बेसिक फार्मूला है, और ये टोटल इनकम कहाँ से आई है, वो 5 हेड्स में से आती है। क्लियर? आगे चलें आप, क्लियर जा रहा है? हाँ चलो शाबाश। अब हम शुरू करते हैं पहला हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और एक एक चीज़ आपको क्लियर करके साथ साथ बताता जाता हूँ। अच्छा, अब मैं ना आपको यहाँ से नहीं करा रहा, ये यहाँ से। एक बात आपने याद रखना है, ये चैप्टर्स और किसका कौन सा पार्ट है ये एंड में याद कराऊंगा सारे। सेल टैक्स के चैप्टर्स, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये जब रिवीजन करवा रहा हूँ ना तो तब बताऊंगा। अभी आप ये याद रखो कि इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 12 होता है, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो ये होता है सेक्शन वो 12 है, और सब सेक्शन 2। तो इस पे हम इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि हेड्स ऑफ इनकम में से पहला है उसको हम पढ़ने लगे हैं। अब यहाँ जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान सी है, ये दोबारा आगे रिपीट होने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं बता रहा, वहीं जाके जो दोबारा रिपीट होगी ना वहीं जाके आपको बताऊँगा, ये सारी चीज़ें आगे रिपीट होंगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये 3-4 डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो आपके कोर्स में डेफिनेशन वाला चैप्टर है वो इंक्लूड ही नहीं है, डेफिनेशन वाले सेक्शन इंक्लूड नहीं है। अब ये देखो यहाँ सेक्शन 2 है, तो ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर होता क्या है, तो वो एक जो है ना बेस बनाने के लिए सिर्फ इन्होंने बताया है। तो आप ये देखो कि एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आर डायरेक्टरशिप आर एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी किसी भी कंपनी में कोई अगर डायरेक्टर है या किसी और ओहदे पे, मैनेजमेंट के किसी ओहदे पे कंपनी में टॉप मैनेजर है, मिडल मैनेजर है, फ्रंट लाइन मैनेजर है, किसी भी मैनेजमेंट के ओहदे पे अगर वो फायज है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है ना। आगे वो कहता है अ पोजीशन इंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स्ड आर अ सर्टेनेबल रिम्यूनरेशन, यानी अगर कोई जॉब कर रहा है और उससे कोई तनख्वाह मिल रही है, मतलब उस काम करने के पैसे मिल रहे हैं, तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे वो कहता है द होल्डिंग आर एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, अगर पब्लिक ऑफिस यानी यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर गवर्नमेंट का जो मुलाजिम है, अगर गवर्नमेंट के यहाँ कोई मुलाजमत कर रहा है तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में ये 3 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। कोई भी कंपनी है उसका डायरेक्टर या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, कोई भी उसके पास सीट है, और इसके अलावा अगर उसके काम करने की बजाय काम करने की वजह से उससे कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी एम्प्लॉयमेंट है। और आगे वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं, होल्डिंग आर एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट यानी मुलाजमत की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब आगे वो बताता है कि एम्प्लॉय मीन्स एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय क्या होता है, वो पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड हो। ये जो टिपिकल डेफिनेशन है ना, ये याद रखनी है आपने, ये एमसीक्यू आ सकता है। आगे है एम्प्लॉयर मीन एनी पर्सन हु इंगेज एंड रिम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर क्या होता है, आम जबान में आप जानते हैं कि वो होता है जो एम्प्लॉय को हायर करता है और फिर उससे काम करवाता है और उससे तनख्वाह देता है। तो यहाँ भी वो यही कह रहा है, एम्प्लॉयर मीन एनी पर्सन हु इंगेज, जो इंगेज करता है किसको,
एम्प्लॉय को, एंड रिम्यूनरेट्स और फिर उसे तनख्वाह भी देता है, ठीक है ना, एन एम्प्लॉय एम्प्लॉय को इंगेज करता है और फिर उसे तनख्वाह देता है। तो ये एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी क्या है? सैलरी, ये जो अब डेफिनेशन है ना, ये बहुत अहम है। आप देखो ये सैलरी का जो सेक्शन है ना 12 सब सेक्शन 2, ये याद रखना कि ये इसका सेक्शन है, साथ साथ भी कुछ सेक्शन आप याद रखते चले जाओ। तो ये जो आप डेफिनेशन बताएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज नज़र आएंगे लाजमन। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, यानी सैलरी का मतलब है कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय रिसीव करता है फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट से, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू मतलब उसे जो है ना पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर कैपिटल नेचर का मतलब है पैसे नहीं दिए जा रहे, उसके बदले कोई गुड दी जा रही है, ठीक है ना। वो एक कंपनी में जॉब करता है, कंपनी में जॉब जब वो करता है तो उसे पैसे नहीं दिए जा रहे, उसे जो है ना कोई शेयर इशू कर देते हैं, या इस तरह कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देते हैं, ठीक है ना, उसकी सैलरी की बजाय, ठीक है ना। अब वो रेवेन्यू जो सैलरी है वो रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है, कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें काफ़ी आगे डिटेल है तो एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है ये तो सैलरी की ना उसने बेसिक डेफिनेशन की है, ठीक है ना। सैलरी मीन, सैलरी का ये मतलब है। अब वो कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है कि सैलरी में और कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। पे भी सैलरी में ऐड होगी, ठीक है ना। ये सारे एमसीक्यूज हैं, याद रखना, अहम है। वेजेस भी सैलरी समझी जाएगी। लीव पे इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीव पे भी जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने छुट्टियां करनी थी, छुट्टियों की इजाज़त थी, लेकिन कोई छुट्टियां नहीं करता तो उसके बदले उससे जो पे दी जाती है वो भी सैलरी है। ओवर टाइम पेमेंट, अगर जितना टाइम काम करना था उससे ज़्यादा काम किया है तो वो भी सैलरी में ऐड होगा। सैलरी में ये हम मालूम कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं टैक्स की निगाह में। अब ज़रूरी नहीं है कि बाकी जगह भी ये ऐड हो, लेकिन हमने ये देखना है कि टैक्सेबल इनकम कौन सी है, सैलरी से जो है ना, सैलरी पे कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी कि जिस पे टैक्स लगेगा। और इसके बाद वो कह रहा है बोनस, अगर कोई बोनस दिया जाता है एम्प्लॉय को वो भी सैलरी में ऐड होगा। कमीशन भी सैलरी में ऐड होगा। फ़ी भी सैलरी में ऐड होगी। ग्रेचुटी में भी डिटेल में आएगा, तो ग्रेचुटी को पढ़ेंगे ये क्या होता है और कितनी तरह की ग्रेचुटीज़ होती हैं और क्या क्या इसके कंडीशंस होती हैं, वो पढ़ेंगे। आसान सा है, मुश्किल नहीं है। और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, आप ये देखो इस तरह होता है बाज़ दफ़ा ना, कोई ऐसा काम होता है जो बड़ा रिस्की काम होता है। मिसाल के तौर पे ये कनी जो करते हैं ना, माइनिंग करते हैं, तो ये बड़ा रिस्की काम होता है, इसमें जान जाने का भी बड़ा ख़तरा होता है। तो ये रिस्की काम है तो फिर इनकी जो है ना सैलरी भी ज़्यादा होती है। अगर कोई ऐसी मशीनरी पे काम कर रहा है जहाँ पे काम करना बड़ा ही रिस्की होता है तो वो फिर उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अगर उसको सैलरी के साथ, यानी उसकी जितनी तनख्वाह है उसके साथ वर्क कंडीशन सप्लीमेंट भी दिया जा रहा है तो वो भी सैलरी है, ठीक है ना। और एनी अदर रिम्यूनरेशन, और कोई भी पैसे उसको दिए जा रहे हैं तो वो जो है ना वो सैलरी में होंगे। किसकी? एम्प्लॉय की सैलरी। हमने यहाँ डिटरमाइन करनी है एम्प्लॉयर की सैलरी नहीं। एम्प्लॉयर तो बिजनेस कर रहा होता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक मुलाजिम होता है, एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है ना, इनकम टैक्स की निगाह में। फिर आगे वो ये कहता है कि एनी परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी आर नॉट, कोई मरात वगैरह दी जाती हैं, जैसे गाड़ी दे दी जाती है, घर दे दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरह की जो मरात दी जाती हैं तो वो भी सैलरी में ऐड होंगी। वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी, आया वो मनी में कन्वर्टिबल हों या ना हो, ठीक है ना। इस परक्विजिट्स को भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। परक्विजिट्स और ये जो ग्रेचुटी है ये डिटेल में आगे आएगा। अब वो आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस, आपको पता अलाउंस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, विच इज़ गिवन टू रिम्यूनरेट एन एम्प्लॉय, हाउस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डिफरेंट तरह के अलाउंस दिए जाते हैं, एजुकेशनल अलाउंस। तो वो जो अलाउंस हैं वो भी सैलरी में ऐड होंगे, ठीक है। आगे है एनी एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा खर्चा है एम्प्लॉय का जो कि एम्प्लॉयर अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, बिजली का बिल आया है एम्प्लॉय का,
अब इम्प्लॉयर इम्प्लॉय की बिजली का बिल अदा कर देता है अगर अपने से, तो वो इम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा टैक्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि इम्प्लॉयर जब पैसे देगा एम्प्लॉय को तो तब ऐड हो, नहीं। टैक्स की निगाह में वो जो खर्चा है एम्प्लॉय का जो कि एम्प्लॉयर कर रहा है वो सैलरी में ऐड होगा। आगे है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, ऐसा प्रॉफिट जो सैलरी की बजाय दिया जाता है, यानी या सैलरी दी जाएगी या वो प्रॉफिट, इस तरह भी हो सकता है, वो प्रॉफिट भी ऐड होगा सैलरी में। या ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी भी दी जा रही है साथ में कोई प्रॉफिट भी दिया जा रहा है, तो वो प्रॉफिट भी सैलरी में ऐड होगा। दोनों सूरतों में, अगर सैलरी की बजाय प्रॉफिट दिया जा रहा है तब भी वो सैलरी है, अगर सैलरी के साथ दिया जा रहा है, सैलरी भी है और वो प्रॉफिट भी ऐड करके दिया जा रहा है, तब भी वो सैलरी है। आगे वो कहता है कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इन टू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है और उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि इस पोजीशन पे, यानी सीईओ की पोजीशन पे या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जो भी आता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट करने की वजह से उस एम्प्लॉय को पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उसने नई नई जॉब ज्वाइन करी है, भाई हाई फाई जॉब थी, तो उस एग्रीमेंट की वजह से एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जो पैसे दिए जाते हैं वो भी सैलरी में ऐड होंगे। अब आप देख रहे हैं कि सैलरी सिर्फ वो नहीं है जो मंथली बेस पे मिलती है, टैक्स की निगाह में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैलरी में ऐड होती हैं और उन पर टैक्स लगता है। आगे है कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉय एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर चेंज इन आर एनी चेंज टू द एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ये इसकी डिटेल भी आगे आने वाली है, ये मैं वहाँ जाके आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आगे है अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के अपने एम्प्लॉयर की कंपनी को छोड़ के जाता है, तो उस टर्मिनेशन, जब वो टर्मिनेट कर रहा है तो उस टर्मिनेशन के वक्त अगर उससे कोई पैसे दिए जा रहे हैं तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर ना होने दूं, ठीक है। अच्छा आगे है, ये मैंने पढ़ा दिया कि अगर वो एम्प्लॉयर को छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जा रहा है, तो अगर कोई पैसे उस टाइम उसे मिल रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे फॉर टैक्स, ठीक है। आगे है अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड डिटेल में आने वाला है। अगर प्रोविडेंट फंड के तहत कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाते हैं, क्लियर। अच्छा आगे है कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट, इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कोई जो है ना एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट करता है किसी ख़ास बातों को लेकर, तो उस ख़ास बातों पे अगर वो एग्रीमेंट कर रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई पैसे दे रहा है, ठीक है ना, उस एग्रीमेंट की वजह से, ठीक है ना, तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट को मैं आपको जाके आगे पढ़ाऊँगा, ये आगे आने वाला है डिटेल में, ठीक है ना। और ये जब मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ बॉन्ड वैल्यूएशन गिटमैन की बुक से, तो उसमें भी ये एक टर्म आती है रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट। अच्छा आगे है पेंशन एनओटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एनओटी। एनओटी फाइनेंस वाले जो स्टूडेंट हैं या जिसने बिजनेस की डिग्री ली है वो जानते होंगे एनओटीज़ के बारे में। इसके बारे में पेंशन एनओटी और कोई सप्लीमेंट टू पेंशन एनओटी, ये भी डिटेल में आने वाला है। ये सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो चीज़ें हैं ये भी जो है ना सैलरी में ऐड होती हैं। आगे वो कहता है एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है उसके तहत अगर कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी सैलरी में ऐड होंगे। अब आपने ये पॉइंट्स जब मैंने आपको पढ़ा लिए, इनमें से बाज़ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आगे आने वाली है, वो इतनी बार रिपीट होंगे कि वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ग्रेचुटी हो गया, इसकी डिटेल आएगी, परक्विजिट्स की डिटेल आएगी, और फिर उसके अलावा अलाउंस की डिटेल आएगी, फिर यहाँ पे टर्मिनेशन बेनिफिट की डिटेल आएगी, प्रोविडेंट फंड की भी डिटेल आएगी, रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट की आएगी, पेंशन एनओटी, इनकी डिटेल भी आगे आने वाली है। ये और बाकी जो इसके अलावा बच गए हैं वो एक बार आप इसे देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। बड़ी आसान सी चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होती हैं, सैलरी में ऐड होती हैं ताकि इन पे टैक्स लगाया जा सके। अब इनकी डिटेल क्या है, ये कितनी कितनी ऐड होती हैं, सारी ऐड होंगी कि नहीं, वो फिर हम डिटेल में इसे पढ़ते हैं आगे जाकर।
अच्छा, ये मैंने एक ये बनाया हुआ है इस तरह का, इधर शायद यूज़ हो। देखो, पहला हेड मैंने आपको कौन सा बताया था? पहला हेड बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका सेक्शन है 12। फिर अगला हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसका जो सेक्शन है वो 15 है। फिर अगला हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो 18। देखो 12 15 18, 3 का टेबल है ना, 12 15 18, इस तरह आप सेक्शन याद रखना। फिर उसके बाद जो हेड आता है वो कैपिटल गेन का होता है, वो 37 है उसका सेक्शन। और फिर लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो 39। यानी ये 3 का पहाड़ा 12 15 18 और फिर 37 और 39। तो इस तरह आप याद रख लोगे। ये बाद में भी रिपीट होगा, वैसे मैंने साइड पे लिख दिया था, शायद इधर एमसीक्यूज में इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आए। ठीक है ना, ये बाद में भी आ जाएगा। ये जो हेड्स के सेक्शन है ये आपको चुटकियों पे होंगे, उंगलियों पे होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक है, अब हम ये करना शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सैलरी हैज़ बीन गिवन इन, जो सैलरी की डेफिनेशन है वो कहाँ की गई है बताएं? वो सेक्शन 12 में की गई है। ये देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन ही यही है ना। ये देखो, ये सैलरी की जो डेफिनेशन है वो 12 सेक्शन में की गई है। क्लियर है? अच्छा, अब अगला एमसीक्यूज क्या है? सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहे कि ये सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम सैलरी से रेलिवेंट है, और डेफिनेशन सैलरी की भी इसी सेक्शन में की गई है। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट इज टर्म अंडर द ऑर्डिनेंस एज इनकम फ्रॉम वेज, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी अमाउंट रिसीव एम्प्लॉयमेंट से कोई भी पैसे जो मिल रहे हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। ऑर्डिनेंस की नज़र में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नज़र में कोई भी पैसे अगर एम्प्लॉयमेंट से मिल रहे हैं, यानी मुलाजमत से कोई पैसे मिल रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी शुमार होता है। इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ना लगा देना। ठीक है, एनी इंडिविजुअल इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में इंगेज है तो उसे एम्प्लॉय कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है। आगे है एनी पर्सन हु इंगेज एंड रिम्यूनरेट एन एम्प्लॉय, जो इंगेज करता है एम्प्लॉय को और फिर उसे तनख्वाह भी देता है तो उसे एम्प्लॉयर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। द होल्डिंग आर एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, यानी पब्लिक किसी ऑफिस में एक्टिंग करना या होल्डिंग यानी कोई भी जॉब करना, कोई काम करना, तो वो क्या कहलाता है? वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अभी मैंने आपको ये दिखाया था, ये जो डेफिनेशन थी ये देखें, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना, पब्लिक ऑफिस में कोई एक्टिंग या होल्डिंग का काम है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट है। यानी लुबे लुबाव ये है कि पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई जॉब करता है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में शुमार होता है। अच्छा, आगे है अ डायरेक्टरशिप आर एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये भी हमने ये डेफिनेशन, यानी किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है या कोई और मैनेजमेंट का ओहदा उसके पास है, डेजिग्नेशन है, तो वो भी क्या होता है? वो भी एम्प्लॉयमेंट होता है। अभी हम इसको देख चुके हैं। आगे है अपोजिशन इंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स्ड आर असर्टेनेबल रिम्यूनरेशन। तो अगर एक ऐसा पर्सन है जिसे जो है ना फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दी जा रही है, असर्टेनेबल, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट शुमार होती है। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। ये देखो, डायरेक्टरशिप और इसके अलावा पोजीशन, इंटाइटलिंग और ये होल्डिंग आर एक्टिंग, ये 3 पॉइंट किस में है? ये इसके चांसेस कम है इससे सवाल आने के, क्योंकि ये है सेक्शन 2 का, और सेक्शन 2 आपके कोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है। आपका जो कोर्स है वो इधर से है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम, वहाँ से है। सेक्शन 2 आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन चलो इन्होंने लिखा है तो हम उसे भी याद कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल है कि आपके पेपर में ये आए, एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। अच्छा, अब आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज सैलरी अंडर द, हाँ ये इंपॉर्टेंट अब एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज सैलरी अंडर द ऑर्डिनेंस? बेसिक पे,
अलाउंस, परक्विजिट्स, ऑल ऑफ अबव आएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस की नज़र में बेसिक पे भी सैलरी होती है, परक्विजिट्स भी सैलरी होती है, अलाउंस भी सैलरी होती है। अभी हमने उसकी डिटेल भी देखी थी। ये सारी चीज़ें परक्विजिट्स और अलाउंस आगे भी रिपीट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैलरी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? पेंशन भी सैलरी है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट पड़ा था, भी सैलरी above income। आगे है इन आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, हम देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज सैलरी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पेंशन हमने पढ़ा था, वो सैलरी की जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें पेंशन भी लिखा हुआ था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी सैलरी होता है, और ग्रेचुटी भी सैलरी होता है, ग्रेचुटी के बारे में पढ़ा था। इसकी मज़ीद, इन तीनों की मज़ीद डिटेल भी आने वाली है। पेंशन भी बड़ी डिटेल में आएगा, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी, ये तीनों डिटेल में आने वाले टॉपिक्स हैं। तो ये तीनों सैलरी होते हैं, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन आएगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कौन कौन सी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं इनमें से वो हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेज, सबसिस्टेंस अलाउंसेज, यूटिलिटीज़, ऑल ऑफ अबव। अब अगर यूटिलिटीज़ पे कर रहा है कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का, तो वो भी सैलरी में ऐड हो सकता है। तो ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन सही है। तो ये सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी हैं। ठीक है, अच्छा आगे है consideration for the person agreement to enter into an employment relationship is an example of profit in lieu of salary। अगर कोई एम्प्लॉयर के पास आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में इन हो रहा है और उस एग्रीमेंट के तहत उसे कोई पैसे मिल रहे हैं, अगर वो सैलरी की बजाय मिल रहे हैं या सैलरी के साथ उसे प्रॉफिट दिया जा रहा है, दोनों मैंने आपको बताया था, दोनों कंडीशन सैलरी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बताते जाओ मुझे साथ साथ। हेलो। ओए होए, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल नेट को। अच्छा चलो ठीक है, फिर रिपीट कर। अच्छा, अब यहाँ देखो ये लिखा, ये मैंने एक पॉइंट बताया था, कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन होता है, तो उसे मिलेगी, साथ में रहे हैं मिलेगी, इन एडिशन टू नहीं आवाज़ आ रही। यहाँ हम देख रहे हैं कंडीशन फॉर द पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट इन एडिशन टू। ओहो, करता हूँ। अब हो रही है शो? अच्छा, उसामा आया।
अच्छा, अब ये है कि कंसिडरेशन फॉर अ पर्सनस एग्रीमेंट टू एंटर इनटू द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी। ये ऑप्शन प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी लगाना है। देखो लॉजिकल है कि अगर एक पर्सन किसी एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है तो उसे सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, उस एग्रीमेंट में आने की वजह से उसे अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो उस जो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी है। ये नहीं है कि सैलरी की बजाय दिया जा रहा है, बल्कि उसे सैलरी के साथ वो भी दिया जाता है, तो प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी होता है। और पर तो अभी नहीं आ रही आवाज, अभी नहीं आ रही आवाज, ये पता नहीं डिस्कनेक्ट क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा इश्यू पहले तो नहीं करता। अच्छा, अगला है 14वां, अमाउंट रिसीव्ड। तो इस 13वें का क्या अब लगाना है आपने, ये वाला सी ऑप्शन, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू अ रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट इज़ क्लासिफाइड एज, अभी हमने ये पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट, इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। आगे है अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एनी फंड, एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय को कोई पैसे मिल रहे हैं फ्रॉम एनी फंड, किसी भी फंड से, टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज़ नॉट रीपेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन इज कैटेगराइज एज, ये इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। ये इनकम फ्रॉम, हाँ इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये असल में होता है प्रोविडेंट फंड होता है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ये मसला नहीं है। अच्छा, ये आप एब्रीवेशन याद रख लो, ये वाली MTS स्टैंड्स फॉर, MTS का मतलब होता है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ये एब्रीवेशन आप याद रख लो, आपके काम आएगी, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, MTS, ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, MTS मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। ठीक है, साथ में बोलते रहा करो ना, ताकि पता चले कि आप इधर ही हो। हाँ हाँ, साथ साथ आप बोलते रहो ताकि मुझे पता चले कि आप इधर ही और आवाज़ ठीक जा रही है आपके पास। ठीक है, इफ़ सैलरी ऑफ, अब है इफ़ सैलरी ऑफ अ स्केल इज़ 40,000 और उसके बाद जो है ना 2,000 60,000, आइडेंटिफाई द MTS। इसमें MTS क्या होगा, तो इसमें MTS जो है वो ये होगा 40,000। जो ये पहली, इस तरह सैलरी इस तरह बाद औक़ात लिखी जाती है, ये 3 तरह, पहला फिर डैश फिर दूसरा फिर तीसरा, ये जो पहली चीज़ है ना इसे MTS कह रहे हैं। ठीक है, तो 40,000 जो है ये MTS है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, पहली जो अमाउंट होती है उसे MTS कहते हैं। अच्छा, अब बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का क्या मतलब है, बेसिक सैलरी में 2 चीज़ें होंगी, ये याद रख लो, याद रखना, मतलब इसमें कोई एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, MTS जो MTS यहाँ MTS डिस्कनेक्ट हो गया आज की ज़्यादा इशू। डिडक्शन आर नॉट अलाउड अंडर द हेड, डिडक्शन अलाउड नहीं है अंडर द हेड, किस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये याद रखना, कोई भी डिडक्शन, कोई भी चीज़ आप माइनस नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम सैलरी से। ये जो पॉइंट है ये आगे भी बार बार आएगा,
ये जो है ना ये बार बार आएगा कि डिडक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी से डिडक्ट नहीं हो सकती। आगे है आइडेंटिफाई द केस वेयर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी डिडक्शन आप लेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको वो फार्मूला नहीं बताया था, टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो तो पूरे हेड्स ऑफ इनकम की टोटल इनकम थी ना। अब आगे जब हम हेड्स जाके पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनमें से ऐसे होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है ना, और कुछ उस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें आप लेस कर सकते हो। इनकम टैक्स आपको इजाज़त देता है कि डेप्रिसिएशन हो रही है या इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं, कोई कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केटिंग कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें ना आप लेस कर सकते हैं उसमें से, आपकी जितने भी प्रॉफिट हुआ है या जितनी इनकम हुई है। इनकम फ्रॉम जैसे प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो, तो रेंट जब कलेक्ट करते हो तो उनमें से कुछ जो है ना आपको इजाज़त होती है कि कुछ ऐसे अखराजात जो आपने घर के ऊपर किए हैं, उस मकान के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किए हैं, वो आप लेस कर सकते हो, इसकी इजाज़त होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में किसी भी चीज़ की डिडक्शन की इजाज़त नहीं होती। ये जब आगे वाले हेड्स जाके पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट फिर दोबारा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब है आइडेंटिफाई द केस वेयर द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंड, ये तो हो गया ना। विच इज़ करेक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा करेक्ट है, ये ऑल ऑफ अबव होगा। ये तीनों ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे है विच इज़ करेक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, डायरेक्टर मार्केटिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड, डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड, सेक्शन ऑफिसर इन प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन आएगा ना, ये हम भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, क्लियर।